एक आपको 266 बताए थे, 267 बताए थे, 110 बताए थे, 112 बताए थे। इसमें दो क्लॉज बताए थे, पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज, ठीक है। तो बताइए 266 क्लॉज में क्या है? कंसोलिडेटेड फंड के बारे ठीक है, तो ये दोनों फंड्स के बारे में है। ये था कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक फंड। मतलब 266 के अंदर सरकार का भी पैसा है और आपका भी पैसा है। 267 कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड, ठीक है। 110 में क्या है? मनी बिल। मनी बिल। 112 एनुअल बजट। एनुअल बजट, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? मनी बिल। असल में हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि फाइनेंस पावर क्या है, प्रेसिडेंट का फाइनेंशियल पावर क्या है। उसके लिए आपको मनी बिल पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मनी बिल से रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो मनी बिल, लास्ट टॉपिक क्या था? आर्टिकल 110 का। ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 थोड़ा सा और क्लियर करते हैं क्योंकि आगे आपको जो पढ़ना है वो पता रहेगा, तो आप थोड़ा सा ना इसका ऑर्डर अच्छे समझ पाओगे। आर्टिकल 110 में 3 क्लॉज है। आर्टिकल 110 में 3 क्लॉज है, क्लॉज 1, 2 और 3, ठीक। और हम आपको आर्टिकल 110 का क्लॉज 1 पढ़ाते हैं। तो आर्टिकल 110 के, ये है आर्टिकल 110, इसका क्लॉज 1, और क्लॉज 1 में हम पढ़े सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सी, डी, ई, एफ और जी। इसमें एक स्टोरी के तरीके से समझेंगे आप, ठीक है। अगर कल थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कॉम्प्लेक्स, तो छोड़ दीजिए, आपको और सरल तरीके से समझाता हूं। देखो सबसे पहले सिर्फ एक क्लॉज याद रखना, तुम लोगों को गर्मी नहीं हो रही है क्या? इसको कौन बोल रही है इसको? बोलना क्या मतलब है? सुनो, सब क्लॉज ए बस याद रखिए आप, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। कैसे याद रखिए? तो टैक्स में ए आ रहा है बीच में, इसको ऐसे ध्यान रखिए, ए से रिलेटेड टैक्स, इसको ध्यान रखिए। अब टैक्स इसमें क्या क्या आ सकता है? कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना हो कर सकता है। दूसरा, कोई पुराना एग्जिस्टिंग टैक्स हटाना हो, जैसे वीएटी में रहता है वैल्यू एडेड टैक्स, उसको हटाना हो तो उसके लिए बिल प्रिपेयर कर सकते हैं। तुमको पता है ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको डिफरेंस पता करना आना चाहिए कि कौन सा फाइनेंस बिल मनी बिल होगा और कौन सा फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होगा। आपको हम कल बताए थे एक मिनट का, ये फाइनेंस बिल के अंदर मनी बिल आता है। हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकता, लेकिन हर मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकता है, ठीक है। तो टैक्स वाले में 3 काम कर सकते हैं आप, या तो कोई नया टैक्स ऐड कर सकते हैं, इसके लिए जो बिल बनाई जाएगी वो मनी बिल होगी, ये सब कुछ मनी बिल के बारे में। या तो कोई टैक्स डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स, और या तो किसी टैक्स में बदलाव कर सकते हैं, चेंज, उसके नियम कानून या टैक्स अब कितना लगेगा, लिमिट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स में डिफरेंट स्लैब्स ला सकते हैं, वो मनी बिल में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको हम अगले सब क्लॉज बताने से पहले एक छोटी सी बात बता देते हैं कि मनी बिल पे इतनी चर्चा क्यों है, जो कल भी आपने बताया था। क्यों मनी बिल स्पेशल होता है और बाकी सारे मतलब फाइनेंस बिल में मनी बिल इतना स्पेशल क्यों है और फाइनेंस बिल क्यों नहीं है? जानते हो, सरकार हर बिल को, जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि हर बिल को किसी न किसी तरीके से मनी बिल बना दिया जाए। सोचो, नहीं और कुछ सरकार का इसमें क्या फायदा पड़ा? सरकार देखो, बिल पास करवाना, नए नए नियम लागू करना, वो सरकार चाहेगी जो सरकार रूलिंग पार्टी है ना। लेजिस्लेचर में सिर्फ रूलिंग पार्टी तो होती नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी भी होती है। तो रूलिंग पार्टी नए नए नियम लाएगी ताकि उसका भी फायदा हो, ठीक है। अरे ये तो मोरल सेंस से समझ में आना चाहिए। तो गवर्नमेंट किसी भी बिल को, जो कि मतलब सरकार को कोई भी बिल अगर पास करवाना है, कोई भी नया कानून आना है, सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से उसको हम मनी बिल में कन्वर्ट करके पास करवा दें। क्यों? नहीं और कुछ क्या? नहीं और कुछ? सोचो बड़ा कॉमन सा बात है। उसको मनी बिल बनवा देंगे तो उसको लोकसभा में प्रेजेंट वेरी गुड। अगर सरकार किसी भी बिल को मनी बिल में कन्वर्ट कर पाई
तो राज्यसभा से मतलब ये खत्म हो गया। राज्यसभा में सारे के सारे रूलिंग पार्टी के लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन लोकसभा में ज्यादातर कौन बैठता है? रूलिंग पार्टी के लोग। तो मनी बिल का जो भी मैटर है उसको राज्यसभा, अभी आपको पढ़ाएंगे भी आपको, और आपके पास ये सेंस भी होना चाहिए कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते लोकसभा में। मनी बिल का राज्यसभा से कोई लेना नहीं होता। राज्यसभा मनी बिल को डिस्कार्ड नहीं कर सकती, राज्यसभा मनी बिल को डिनाई नहीं कर सकती। राज्यसभा में मनी बिल पास होने का कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा में अगर मनी बिल पास हो गया तो इसका मतलब है कि वो राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा। राज्यसभा फिर भी काम कर सकती है अगर कोई बिल मनी बिल है। सुनो ध्यान से, सवाल जितने के वो भी फैक्ट बताएंगे आपको, सारे के सारे डायरेक्ट वही है। मनी बिल किसके प्रायर रिकमेंडेशन से प्रपोज किया जाता है? प्रेसिडेंट के। कहां प्रपोज किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में अगर मनी बिल पास हो गया, राज्यसभा उस मनी बिल को पास करने के लिए बाध्य है, उसको पास करना ही पड़ेगा। एक फैक्ट है, राज्यसभा मनी बिल को सिर्फ डिले कर सकती है 14 दिन तक, समझ गए? राज्यसभा 14 डेज के लिए मनी बिल को रोक सकती है, लेकिन उसको अल्टीमेटली पास करना ही पड़ेगा, समझ गए? कि वो लोकसभा को समय दे सकते हैं कि थोड़ा सा और डिसीजन कर लीजिए, या फिर लोग एक दूसरे को एडवाइस कर रहे होते हैं, राज्यसभा के लोग लोकसभा को एडवाइस कर रहे हैं ऐसा मत करो, इसको निकाल दीजिए, दिक्कत कर रहा है, इससे इसका फायदा है, समथिंग, समझ गए? प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से मनी बिल प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा का स्पीकर उसको डिनाई कर सकता है। लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर है कि आपको पता है तीन क्लॉज है, क्लॉज 3 आपको पढ़ाएंगे। लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर होती है क्लॉज 3 से कि वो मनी बिल को भी रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं ये मनी बिल सही नहीं है, मतलब वो ये भी कह सकता है कि इट इज नॉट मनी बिल, ये पास नहीं हो सकता। लोकसभा के स्पीकर पे से पावर है, और आपको बताया था क्लास में कि लोकसभा के स्पीकर की इस पावर को जुडिशियल रिव्यू पर नहीं ले जा सकता, लेकिन रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, डिसीजन किया जा सकता है। आपको मैं 2-3 ऐसे केस बताएंगे, आपको सुन के मजा आता है। और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं कि मनी बिल को डिस्कार्ड कर दे। राज्यसभा 14 दिन तक, कितने दिन तक? 14 दिन तक किस बिल को मनी बिल को रोक सकती है बस, लेकिन उसके बाद उसको पास करना ही पड़ेगा। 15वां दिन जब चढ़ेगा तो मनी बिल राज्यसभा में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अब पेंडिंग नहीं होगा तो क्या उसको डिनाई कर देगी? नहीं, वो पास कर देंगे बाद में, समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया टैक्स कानून। आपसे ये पूछ रहे थे कि सरकार क्यों किसी भी बिल को मनी बिल में कन्वर्ट करना चाहेगी, क्योंकि अगर वो बिल मनी बिल में कन्वर्ट हो गया तो उसको सिर्फ लोकसभा की मेजॉरिटी चाहिए, और लोकसभा में ज्यादा एमपी किसके बैठेंगे? रूलिंग पार्टी, तो पास होना आसान हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि 100% पास ही हो जाएगा, लेकिन आसान हो जाएगा, समझ गए? रिसेंट में गवर्नमेंट बहुत सारे आपको बताएंगे क्या कहते हैं 2018 का एक केस बताएंगे, 2026 का केस बताएंगे, फेमस केस, आज तक लोगों को पता नहीं होगा। 24 साल सरकार एक ऐसा बिल है, तुम सोचोगे ये मनी बिल है, तुम खुद सोचोगे कैसे ये मनी बिल, सरकार उसको पास करा दी मनी बिल, और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया कि सरकार अपने मन से क्या किसी बिल को मनी बिल बना सकती है और पास करा देगी लोकसभा में? ये तो संविधान के खिलाफ हो गया, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाना हो गया, ये तो संविधान के नियमों के साथ खिलवाड़ करना हो गया, संविधान को धोखा देना हो गया। तो ये 7 जजेस की बेंच के अंदर ही केस चल रहा है, इस पर जजमेंट आने वाला है। ये क्या सरकार के पास ये पावर है कि किसी भी बिल को मनी बिल से हल्का सा जोड़ करके बोल दे मनी बिल, क्योंकि सरकार का फायदा आपको समझ आ रहा है उसमें, सिर्फ लोकसभा पास करना है, लोकसभा में ज्यादा एमपी किसके? रूलिंग पार्टी, ठीक है? चलो, तो टैक्स 3 काम अगर टैक्स से रिलेटेड हो रहे हैं तो वो मनी बिल कहलाएगा। उसके अलावा आप सरकार कुछ पैसा उधार ले रही है, समझ गए? अब सरकार कुछ पैसा उधार क्यों ले रही है, यहां से आपको समझना है। सरकार के पास कंसोलिडेट फंड है, तुम जो कल इसके बारे में सब भूल जाओ, आज के लिए पढ़ लो, जितना आज हम कहानी के तरीके समझाएंगे उतने में आपके सारे सवाल हो जाएंगे। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? कंसोलिडेट फंड में, जो हम लोग टैक्स देते हैं। अब पूछे सरकार का पैसा कहां से आता है, तो सारे कंसोलिडेट फंड। सरकार के कंसोलिडेट फंड में पैसा कहां से आता है? प्राइमरली टैक्स से आता है। तो पहले आप टैक्स देंगे सरकार को, ये क्लॉज 1 में। तुम समझ पा रहे हो तो तुमसे करे स्टोरी में समझाएंगे, जैसे आर्टिकल 19 है वैसे आप टैक्स देंगे, लेकिन अगर टैक्स पर्याप्त नहीं आया तो क्या सरकार पैसा चला पाएगी? नहीं। तो फिर सरकार सबसे पहला काम करेगी, पैसा उधार लेगी। सरकार क्या काम करेगी? पैसा उधार लेगी। तो सरकार जो है मनी बोरो करेगी। समझ गए? अब जब सरकार पैसा उधार लेगी तो सरकार कितना पैसा उधार ले रही है? उधार लेने के लिए सरकार के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए? कि पहले सरकार के, जैसे कि हम लोग अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हम लोग को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो में से कितने लोग अभी जा करके ऑफिशियली लोन ली हो या किसी के साथ गए हो बैंक में? नहीं गए हो? मत जानो, लोन लेना दुनिया की सबसे खराब है। आपको अगर पास होता है
लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेके फंस जाओगे, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिस तरीके से जब तुम लोन लोगे, सिम कार्ड खरीदने कभी गए हो, ये तो जानते हो सिम कार्ड खरीदने के आधार कार्ड मांगते हो। जब आप लोन लेके जाएंगे तो बैंक वाला पहले आपका बैंक का स्टेटमेंट मांगेगा कि आपका पासबुक दिखाइए, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं होता है, आपका अकाउंट वर्किंग है कि नहीं, कि आप लोन लेके भाग जाएंगे, ठीक है। आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स। वैसे ही जब गवर्नमेंट की से लोन ले रही होती है तो उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है इंटरनेशनल लेवल पे। आपको बताते हैं कि सरकार कई बार भारत के अंदर ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी लोन ऑफर कर लेती है, तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी चेक करवानी होती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारा का सारा प्रोविजन इसके अंदर है। अगर सरकार वैसा बोरो करने से, पैसा लोन लेने या बोरो करने से रिलेटेड कोई प्रोविजन बना रही है तो वो भी मनी में कहलाएगा, समझ गए? एकदम साफ साफ सी बात। बोरो करनी, सरकार क्या बोरो करेगी? लोन। हम यहाँ पे लोन नहीं दे रहे, समझ गए? अच्छा, जब सरकार लोन बोरो करेगी तो लोन बोरो करने के बाद वो पैसा कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। फिर इस वक्त कहानी देख समझना कि हम सरकार को टैक्स पे किए, वो टैक्स कम पड़ गया तो सरकार को लोन लेना पड़ा, अब लोन लेने को पैसा कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड। तो थर्ड वाले क्लॉज में हम लिखते हैं कंसोलिडेट फंड, कंसोलिडेट फंड। इसमें क्रेडिट और डेबिट, पैसा आना और जाना, समझ गए? पैसा आना बेसिकली किस तरीके से पैसा पेमेंट इनटू किया जाएगा। तो एक काम करो, इसमें हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, ट्रांजैक्शन कि सरकार जो लोन बोरो करी वो पैसा कहां चला जाएगा? कंसोलिडेट फंड में चला जाएगा, समझ गए? ठीक है। अब देखो, कंसोलिडेट फंड में जब पैसा चला गया तो सरकार को पैसा क्यों मंगा रही है? देश में काम करवाने के लिए, प्लान्स, स्कीम्स, समझ रहे हो बात को? पुल बनवाना है, ब्रिज बनवाना है, डिपार्टमेंट्स का एलोकेट करना है पैसा, समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो अगर मान लो नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी, जब हम मोदी बोल रहे थे तो चीज करिए, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें वो मान लो कहीं से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको पता है आईएमएफ एक संस्था है जिससे हम पैसा बोरो कर सकते हैं। तो आईएमएफ से अगर हम पैसा बोरो किए, हम मतलब हम नहीं, नरेंद्र मोदी का पैसा बोरो करते हैं, ठीक। तो और कहीं पर मान लो सेना को, इंडियन आर्मी को वेस्ट की जरूरत है, वेस्ट समझता है, जैसे मान लो बुलेट प्रूफ जैकेट बनवाना है, बहुत बड़े संख्या में बनवाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट होगी। तो क्या नरेंद्र मोदी हर एक जवान को जा करके 20-20 हजार रुपए देंगे, कहेंगे जाओ खरीदो? नहीं ना, वो पैसा प्रॉपर्ली डिफेंस मंत्रालय को पहले एलोकेट किया जाएगा कि इतना पैसा डिफेंस मंत्रालय अपना एक बजट बना के देगा कि सर देखिए हमको इतना पैसा चाहिए। तो मोदी क्या करेंगे, मतलब अगेन मोदी नहीं करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री वो काम करेगी, उस पैसे को कंसोलिडेटेड फंड से निकाल करके एलोकेट करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री को, समझ गए? तो अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई योजना बनाई सरकार, ठीक है, कि हम इतने सारे नहर बनवाएंगे, लोगों को इतना खाद फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, या फिर एडवांस इरिगेशन मशीनरी, समझ रहे हो बात को? सिंचाई करने के लिए जो मशीन है नई एडवांस कि आसानी से सिंचाई हो जाए, वो उपलब्ध कराएंगे लोगों को, तो गवर्नमेंट का उसके पैसा जाएगा। तो गवर्नमेंट वो काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एलोकेट करेगी। नरेंद्र मोदी हर किसान के घर जा के देंगे ना पैसा, तो एलोकेट करने का मतलब क्या होता है? उतना पैसा इनके नाम कर दिया, उतना पैसा इनके नाम कर दिया, इतना पैसा एजुकेशन मंत्रालय के नाम कर दिया, इतना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम कर दिया, इतना पैसा स्पेस साइंस के नाम कर दिया। ये एलोकेशन हो रहा है। एलोकेशन कब होगा? जब कंसोलिडेटेड फंड भर जाएगा, टैक्स से नहीं भरा, लोन लिए, लोन से पैसा कहां गया? फंड में। अब इस फंड से पैसे का एलोकेशन होगा अलग अलग जगह पे, समझ पाए? ठीक है। तो अब क्या होगा? एलोकेशन। एलोकेशन, एलोकेशन को समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, स्कीम्स, समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, कहां की मनी? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। और डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या फिर स्कीम्स या फिर प्लान्स
तुम किसी इंसान को, किसी लेबर को, किसी मिस्त्री को, या फिर कोई इंसान और भी है जो जिसको तुम सैलरी पे रखते हो अपने घर में, तुम किसी इंसान को कोई काम सौंपे, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ कुक खाना बनाने के लिए आता है कोई, तो तुम उसको एडवांस पैसा दे दोगे, फिर वो 1 महीने तक खाना बनाएगा, पहले वो 1 महीने तक खाना बनाएगा, फिर तुम पैसा दोगे उसको। सरकार का नियम क्या है? तुम जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे तो तुम सरकार का 1 महीने तक काम करोगे, तब सरकार पैसा देगी, या सरकार एडवांस में पैसा देगी, ये बात होगी। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्रीज को या फिर स्कीम वगैरह के लिए जो पैसा निकाला जा रहा है, ये काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मंत्रियों की। समझ रहे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना काम ढंग से करें, ठीक, वो लोग बोलेंगे सर ऐसा है कि और ज्यादा हाई कोर्ट बनाने की आवश्यकता है, या फिर हमारे यहाँ हाई कोर्ट की कुर्सी टूट गई, जज साहब की कुर्सी टूट गई, वो कुर्सी बनवानी, हमारे यहाँ पन्नों की कमी पड़ रही है, पन्ना पेजेस, पन्ना खत्म हो गया, 10 रुपए दे दीजिए। तो उन चीजों के लिए पहले पैसा एलोकेट होगा, फिर 1 महीने तक वो लोग काम करेंगे, काम करने के बाद ना तुम उनको सैलरी दोगे। समझ गए? तो अगला वाला पॉइंट है इनकी सैलरी कंसोलिडेट फंड में। समझ गए? अब सुनो, फिक्स जैसे बोलते हैं कि कुछ पैसा चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेट फंड में से। चार्ज करने का मतलब होता है, सुनना ध्यान से, आपको इस क्लॉज में मिलेगा कि चार्ज्ड मनी या फिर फिक्स चार्ज, चार्ज फिक्स। चार्ज फिक्स करने का मतलब क्या है कि हम ये फिक्स कर लिए कि इनकी 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 सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से चली जाएगी, तब जब ये काम होगा एलोकेटेड मनी का इस्तेमाल करके जब काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएजी, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज एक्सेट्रा, इन सारों की सैलरी कहां जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड जाएगी। तो चार्ज फिक्स का मतलब क्या होता है कि सैलरीज ऑफ किसी इसकी वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक, एक्सेट्रा, इन सब की सैलरी आ जाएगी। अगर मान लो कि सरकार ये कहती है कि विशाल सर को सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा, समझ गए? तो उसको ऐसे कहा जाएगा कि मेरा चार्ज फिक्स हो गया। समझ गए? मेरा चार्ज, हम कितना चार्ज करेंगे वहां पर, एक तरीके से इसको समझिए, मेरा चार्ज फिक्स हो गया और वो फिक्स कहां से हुआ? समझ गए बात को? ठीक है। अब बात ये है कि इसको अलग क्यों रखा गया? ये पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड से ही आ रहा है और ये पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड से ही आ रहा है, जो काम करने के लिए आ रहा है। जो पैसा काम करने के लिए आ रहा है वो भी कंसोलिडेटेड फंड का है, जो पैसा सैलरी के लिए वो भी कंसोलिडेटेड फंड का है। तो अलग क्यों रखा गया इसको? सोचो सर, क्योंकि जो एलोकेशन वाला पैसा है वो किसी आप एक डिपार्टमेंट या किसी स्कीम में लगाएंगे जो सबको मिलेगा, लेकिन जो ये सैलरी वाला है वो आप किसी इंडिविजुअल को देंगे ना कि उसकी। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी एलोकेशन में ही लिख देते कि सैलरी दी जाएगी, इसको अलग से क्यों स्पेसिफाई किया है? इसमें लिख देते कि एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम CF in different ministries schemes, this and also the salaries. क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड में से जो पैसा दिया जाता है तो कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिया जाता है। और कुछ सही है ना? मतलब सबको उसी में से नहीं दे दिया जाता है। सबको अभी गलत आ गया, मतलब आधा सही था सही है। और कुछ कोई बता सकता ऐसा एलोकेशन में जो फंड जा रहा है वो सिर्फ मिनिस्टर्स को जा रहा है कि स्कीम में है? एलोकेशन में जो फंड जा रहा है वो स्कीम पर, ठीक है? मिनिस्ट्री जो है जिस स्कीम में इतना पैसा यूज करे उस हिसाब से चार्ज फिक्स कर दे स्कीम में। ठीक है। और जैसे रेलवे हो गया तो उसमें अलग अलग सेक्शन की जॉब सारी। अच्छा ठीक है, तुम कुछ बोल रही थी, अगले जी। जो स्कीम्स वगैरह जो मतलब है उसमें तो एक फिक्स अमाउंट में तो जा ही नहीं, मतलब जो पैसे हैं वो फिक्स अमाउंट में नहीं जाएगा, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है और सैलरी जो है वो तो फिक्स है। ठीक है, ये 80% सही है, सही है, सही 80% सही, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। जो हम आंसर चाहते हैं उसका 80% हो गया और कुछ ऐसा मतलब अगर ये जो सैलरी मिल रही है इसको एलोकेशन में डाल दिया जाता है, समझ गए? तो जो सैलरी है वो उस आदमी के हाथ में हो जाती है जो आदमी पैसा एलोकेट कर रहा है।
फिर वो दबाव दे करके काम करवा सकता था अपने हिसाब से। एलोकेशन में अगर हम सैलरी को रख देते, इसको अलग से नहीं लिखते कि सैलरी जानी ही जानी चाहिए कंजर्व फंड से, तो वो आदमी कहता नहीं पैसा है, एलोकेट करने के लिए पैसा नहीं है तो सैलरी नहीं देगी, क्योंकि पहले तो एलोकेट करना पड़ेगा पैसा। तो सैलरी वैरी करता है, वो बोलता है कि नहीं आपको 4.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, इस बार सिर्फ 4.5 लाख रुपए। समझ रहे हो मेरी बात को? सैलरी का अलग से क्लॉज इसलिए बनाया गया कि जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे हुए सारे लोग, इनकी सैलरी हर समय तरह काम डिले हो सकता है कि जैसे मान लो एक ब्रिज बनाना है या रेलवे पुल बनाना है, उसके लिए पैसा इस बार नहीं है तो वो एक साल डिले हो सकता है। सैलरी डिले करके देखो, 1 महीने का पूरा मारामारी हो जाएगा। ठीक है, इनकी सैलरी को अलग से लिखा गया है, इसका मतलब इनकी सैलरी को एक अलग रूप दिया गया, प्रोविजन है कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए, कंसोलिडेट फंड से ये होगा और ये भी होगा। अब एलोकेट कर दिए, काम हो चाहे ना हो, वो एक अलग मैटर है, वो मैटर यहां डील करते हैं एफ वाला। समझ गए? तो फिर समझिए, आप टैक्स दिए, सरकार को पैसा कम पड़ गया, पूरा टैक्स नहीं सरकार पाई जितना जरूरत था, सरकार बोरो की लोन। अब वो लोन का जो पैसा है वो कहां जाएगा? तो कंसोलिडेट फंड का पैसा भर गया, कुछ टैक्स का भी आ गया, कुछ लोन का भी आ गया, पूरा पैसा ट्रांजैक्शन अब यहां से करेंगे। अब यहां से पहला ट्रांजैक्शन, पहले सैलरी दे दोगे, पहले काम करवाओगे, तो काम कराने के लिए पैसा एलोकेट करना पड़ेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को पैसा एलोकेट कर दिए। अब काम हो गया तो फिर क्या दोगे? सैलरी दोगे। अब सैलरी दे दिए, सारा काम खत्म। जिस चीज के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था सारा काम हो गया। तुम टैक्स दे रहे हो, तुमको लगता है कि तुम सरकार से टैक्स चोरी कर पाओगे अगर सरकार चाह जाए तो? अगर सरकार तुमसे टैक्स निकलवाना चाहे तो टैक्स चोरी कर पाते हैं लोग? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्यों बनाओ? ऐसे बनाओ, आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि सरकार अगर कहीं से पैसा ले रही है तो सरकार को उसमें कोई बेवकूफ बना सकता है? सरकार अगर किसी प्राइवेट सेक्टर से पैसा ले रही है, अरे नरेंद्र मोदी का ही नाम लो, इतने एडवांस आदमी है, वो किसी अगर पैसा फॉलो करेंगे तो बेवकूफ बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। माय फ्रेंड को जो बेवकूफ बना सकता है तो उनको कौन बेवकूफ बनाएगा? कंसोलिडेट फंड में कितना पैसा आया तुमको लगता है कि सरकार इसका हिसाब में रखती होगी? रखती होगी। किसी को किसी की सैलरी अगर देनी है, तुमको लगता है कि सैलरी किसी को कम मिलेगी तो चुप बैठेगा? नहीं। ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको लगता है कि ये चीज बिल्कुल वैसे होती होगी जैसे होनी चाहिए? नहीं। पैसा दिया तो मत बोलो ऑनलाइन है, पैसा दिया तो जाता होगा, लेकिन खर्च हुआ है कि नहीं ये हमको नहीं पता। खर्च पूरा पैसा हुआ है कि नहीं, पैसे का इस्तेमाल उस जगह पे उतना हुआ है कि नहीं जितना होना चाहिए था, ये चेक करना पड़ेगा। समझ गए? सरकार का दूरदर्शन का प्रोग्राम यहां शुरू होता है और यहां स्टार पर से खत्म हो जाता है। ये वाला क्रॉस होता है कि चेक मारो, समझे? चेक करो कि पैसा जहां खर्च होना चाहिए वहां हुआ है कि नहीं हुआ है। समझे? ऑडिट करो। ऑडिट का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, एक तरीके से पैसे का चेक करना, चेक द ट्रांजैक्शन। आप अभी के लिए ऑडिट का यही मतलब समझिए, चेक द ट्रांजैक्शन, कि उतना पैसा खर्चा हुआ कि नहीं जितना ये लोग एलोकेट करवाए थे। ऑडिट या फिर उसकी रसीद। समझ गए? समझ रहे हो? ठीक है, ऑडिट होगा। अब ऑडिट कौन करता है? सरकार के लोग करते हैं। ठीक, बात ऑडिट की है तो आपको बता देते हैं कि ऑडिट करने वाली जो इंडिया में बॉडी है वही होता है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो एक अकेला आदमी जो CAG है कौन है? वो अकेले तो करेंगे नहीं, उनकी पूरी टीम होती है, तो यहाँ पे CAG टीम लिख देते हैं। वो CAG के अंडर में ये टीम काम करती है और ये चेक करेगी। समझ गए? ये बहुत ही खतरनाक पोस्ट होती है, आपको बता रहे हैं। और इनकी टीम में अंदर आते एसएससी सीजर की एक पोस्ट आ जाती है, AA, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। एसएससी सीजर में सबसे अधिक पैसा इस पोस्ट में मिलता है। वैसे तो NEA में अगर आप विदेश जाए तो 3 से अधिक पैसा इस पोस्ट में, ये शायद 5200 ग्रेड पे की जॉब होती है, सबसे हायर सीजर से मिलने वाला कितना अभी तक। तो इसके लिए पेपर और देना होता है, इकोनॉमिक्स वाला से, अकाउंट्स, हाँ भाई इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का मतलब प्री दोगे मेन दोगे फिर इसका एक पेपर होगा, ऐसे इजी होता है। आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते नहीं, अरे पढ़ोगे इसके अंदर इकोनॉमिक्स तो उसका पेपर देते हो, उसकी जॉब बहुत पावरफुल होती है।
तुम जिस डिपार्टमेंट में ऑडिट करने जाओगे उस डिपार्टमेंट के लोगों का बैकग्राउंड दोनों वहां भरा हुआ, क्योंकि वहां पर तुम जो डिटेल लिख के साइन करोगे कि उन्होंने इतना पैसा मंगवाया था, इतना पैसा खर्चा कर दिया, और इतना पैसे का कोई भी एविडेंस नहीं पैसा कहाँ गया, और तुम साइन मांगोगे, समझ रहे हो? तो फिर उस डिपार्टमेंट का लग जाएगा कि आपने इतना पैसा कहाँ खर्च किया, समझ रहे हो मेरी बात को? और फिर तुम सीनियर ऑडिटर हो जाओगे। बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं सरकार के वो डिपार्टमेंट जहां पर आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? और गवर्नमेंट का काम है तो अलग अलग शहर में आपको जाना होगा ऑडिट करने के लिए। जिस जगह आपकी पोस्टिंग उस एरिया में जाना होता है 15 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर आपको जाना होता है, तो वहां पर बढ़िया से गवर्नमेंट का अकोमोडेशन होता है, एकदम एसी मस्त। क्या बेटा आई बात आती है गलत बात, ब्लैक मनी बात नहीं करेगी तो गलत, ठीक है? क्योंकि ब्लैक मनी तो है बेटा, उसी को पता ही नहीं ब्लैक मनी कहां है, समझ रहे हो? हम लोग गरीब हैं, हम रीजन ढूंढ रहे हैं, क्यों गरीब पता नहीं चल रहा। हर सोने चिड़िया और मेरे शत्रुओं पे चिड़िया आती है, तुम लोगों से तो भी आती ही होगी, है ना? वो कुछ दे के जाती है लेकिन वो सोना नहीं होता। सोने की चिड़िया से क्या गायब हो गया है? सोना गायब हो गया, चिड़िया तो है ही, समझ लो? चिड़िया आजकल चीलबाज कौवा ज्यादा हो गया। पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया फेमस नेता राघव चड्ढा दबे, तो सीएजी की जो टीम है, सीएजी की टीम ये चेक करती है, समझ गए? ठीक है, एक बार फिर से आओ। आप टैक्स दिए, सरकार का फंड पूरा भरा नहीं कंसोलिडेट वाला, तो सरकार क्या करेगी? अब सेकंड काम मनी बोरो करेगी। मनी बोरो करेगी, अपने हिसाब से क्या चाहिए होगा? फंड भर गया पूरा। अब फंड भरने के बाद वो पैसा कहां पूरा कहां आएगा? तो फंड भरेगा, सरकार बोलेगी अब चेक करो। तुम टैक्स देने के पहले कंसोलिडेट फंड चेक करोगे क्या? नहीं करोगे। जब टैक्स आएगा तो चेक करोगे, एक राउंड चेक करोगे, चलो ज्यादा टैक्स नहीं आया, एक काम करो बाद में चेक करना, पहले पैसा उधार लेते हैं। पहला काम टैक्स आया, दूसरा काम उधार लिए, अब चेक करो तीसरा काम। तो तीसरा काम चेक करेगा तो भर गया, तो मतलब इसमें पैसा आया, आना निकाला तो इसमें हो गया। उसके बाद इस पैसे में सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्कीम पर लगाएंगे, मंत्रालय को देंगे, सब मंत्री को पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, धंधा के लिए, हर मंत्रालय को पैसा देंगे, ठीक? हर मंत्रालय को पैसा चला गया, अब हर मंत्रालय अपना स्कीम बनाएगा, शिक्षा मंत्रालय स्कीम बनाएगा, सीबीएसई बोर्ड को बदल करके ईबीएसई बोर्ड कर देंगे, समझ रहे हो बात को? जैसे कि पूरे देश में एक ही बोर्ड चलेगा, वायु बोर्ड, ठीक है? और ये एलोकेशन हो गया, समझ रहे हो बात को? कि जितने भी सेना के सिपाही हैं वो सारे के सारे लोग एक नया वो पहनेंगे, वेस्ट पहनेंगे, इस पे कांटा निकला हुआ ऐसा ऐसा, समझ रहे हो आप? कि आप दुश्मन को सिर्फ बॉल गले लगा बात ही खत्म, ठीक? ये एलोकेशन हो गया डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को। उसके बाद अगर काम ढंग से होगा तो फिर क्या देना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा। सरकार का सारा पैसा खत्म हो गया, सरकार के फंड में से जितना पैसा खत्म हो गया, अब चेक मारना पड़ेगा। तो ये लोग चेक करेंगे, कौन चेक करेगा? सीएजी की टीम चेक करती है। किस आर्टिकल में है? 148 लिख देते हैं इसमें, आर्टिकल 148, ठीक? अब जब ये सारे के सारे काम हो जाएंगे तो सारे क्लॉज खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन आपको हम कल बताया था कि इन सब में ऐसा हो सकता है कि इन सब काम को करने के लिए कोई छुटपुट रूल्स बनाने पड़े एक्स्ट्रा, या कोई छोटे-मोटे नए नियम लागू करना पड़े, या फिर कोई सपोर्टिव एक्ट, सपोर्टिव कानून बनाना पड़े, ठीक है? जैसे कि अगर मान लीजिए आपको नए प्रकार का टैक्स इंप्लीमेंट करना है, तो आप बिल में लिखेंगे कि हम ये टैक्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और इस टैक्स को हटाना चाहते हैं। तो एक बिल को हो गई कि पहले देखिए नए टैक्स को इंप्लीमेंट होने की बिल पास होती है नहीं होती, हो गई पास। अब सेकेंडरी बिल आप लेकर के आएंगे कि क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे ठीक है बिल तो पास हो गया, आप बना सकते हैं नया टैक्स, लेकिन उसके क्या नियम है, किस तरीके से वो काम करे, उसका फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करके दीजिए, नियम लिखिए, कितने स्लैब बनाएंगे, कितने लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा, कितना इनकम पर वो टैक्स लगेगा, किस चीज के ऊपर लगेगा नहीं लगेगा। तो ये सारे के सारे जो सेकेंडरी रूल हैं, अगर इन सारे सब क्लॉज में से किसी भी एक सब क्लॉज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए छोटे-मोटे एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास कराने की जरूरत पड़ती है, वो कहां लिखा हुआ है? जी में लिखा हुआ है, समझ गए? ठीक है, तो इसको आप ऐसे नोट करिए, जो कल नोट किया वहीं पे ऐड कर देते हैं, ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। बेटा नहीं कर गया? हाँ मैं इसको लिख देते हैं, अबाउट इन्सिडेंटल मैटर, अबाउट इन्सिडेंटल मैटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कानून बनाना हो, लॉ किससे रिलेटेड टू एनी ऑफ द above,
इसका मतलब फिर समझ लो कि अगर आपको ऐसा कोई भी लॉ बनाना है जो इन सारे सब क्लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है, तो आप उस लॉ को जिस बिल में लिखेंगे वो बिल भी मनी बिल कहलाएगी, क्योंकि उस बिल में एक ऐसा छोटा मोटा लॉ लिखा हुआ है जो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी है। तो ये अपने आप में मनी बिल कहलाएंगे, और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई सपोर्टिव लॉ चाहिए तो वो भी क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। ये असल में मनी बिल का क्लॉज 1 है, समझे? ठीक है, अब हेडिंग लगाइए 110(2). लिख लो क्लॉज। देखिए मनी बिल मतलब आर्टिकल 110 क्लॉज 2, देखिए आर्टिकल 110 क्लॉज 2, आर्टिकल 110 क्लॉज 2। अच्छा, आर्टिकल 110 क्लॉज 1 का हम लाइन नहीं लिखवाएंगे क्या? आर्टिकल 110 क्लॉज 1 का स्टूडेंट नहीं लिखो। सुनो ध्यान से क्या होता है। एनी बिल इज मनी बिल, एनी बिल कोई भी बिल इज मनी बिल इफ एंड ओनली इफ, कोई भी बिल मनी बिल होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब द बिल डील्स स्ट्रिक्टली विद एनी ऑफ, समझ गए? एनी बिल इज मनी बिल, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि एनी फाइनेंस बिल इज मनी बिल इफ एंड ओनली इफ इट स्ट्रिक्टली डील्स विद एनी ऑफ, समझ गए? कोई भी फाइनेंस बिल को मनी बिल तब कहेंगे जब ये जरूरी है कि वो बिल इनमें से किसी एक से डील करता हो, नहीं तो वो मनी बिल नहीं होगा, समझ गए? तो हम इसको लिख दे रहे हैं एक लाइन में, अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि अ बिल इज मनी बिल, इज मनी बिल इफ ओनली, इफ ओनली, ये जो ओनली वाली बात है इसको ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि क्लॉज में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि ओनली इनके साथ अगर डील करते हो, इफ ओनली इट डील्स विद द प्रोविजंस, with the provisions relating to any of these का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक किसी के साथ डिवाइड नहीं कर जाता, समझ गए? हो गया? समझ गए? हो गया? अब आर्टिकल 110 का क्लॉज 2 ये क्या कहता है? ये इस वाले का एक सेक्शन है। आर्टिकल 110 क्लॉज 2 एक प्रकार का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है समझिए। आर्टिकल 110 में कितने क्लॉज है? 3। एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन है? ये बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। कुछ बिल हैं जो आपको देख के सुन के लग सकता है कि वो मनी बिल है, क्योंकि उसमें टैक्स लिखा हो सकता है, तो फिर तो होना चाहिए। आपको यही क्लियर करेंगे कि टैक्स लिखा होगा तो कब नहीं होगा।
उसमें फीस लिखा हो सकता है, आपको पता है फीस नहीं होगा। उसमें फाइन पेनल्टी लिखा हो सकता है, नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एक्सेप्शन क्या है कि कौन से बिल नॉट अ मनी बिल, नॉट अ मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। तो समझो पहला कौन कौन से बिल मनी बिल नहीं होंगे। तो अगर किसी बिल में चर्चा की जा रही है किसी फीस कलेक्शन की या फिर किसी पेनाल्टी की, समझ गए, कोई बिल है जो कहता है कि हम लेट से नीट के फॉर्म की फीस बढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई बिल है जो ये कहता है कि हम राष्ट्रपति के लिए, बताओ राष्ट्रपति का फॉर्म भरने के लिए कितना मिल सकता है? 15,000। अगर वो कहता है कि हम राष्ट्रपति का फॉर्म का फीस 15,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख करना चाहते हैं, समझ गए, तो फीस है, और वो फीस है इसीलिए उसको मनी बिल नहीं माना जाएगा। वो भले पार्लियामेंट पास हो जाए लेकिन मनी बिल नहीं होगा, समझ गए। तो अगर वो मनी बिल नहीं है, ऐसा क्या मतलब है कि मनी बिल के जितने भी प्रोविजन है वो सारे के सारे इस पर नहीं लागू होंगे। प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होगा, वो बिल लोकसभा राज्यसभा कहीं पास हो सकता है, लोकसभा का स्पीकर से रिजेक्ट करेगा तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू ले जा सकते हैं, राज्यसभा चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, इस तरह की बात है, समझ गए, ठीक है। तो पहली बात कि नॉट अवेलेबल कब, इफ द बिल contains, if the bill contains provisions relating to, if the bill contains provisions only relating to, मतलब सिर्फ उससे रिलेटेड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी हो और साथ में इससे रिलेटेड भी हो, तो मनी बिल हो गया। मनी बिल होने के लिए इनमें से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, उसके अलावा 4-5 और चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें से एक चीज होनी चाहिए, समझ गए, ठीक। तो अगर सिर्फ इन चीजों से रिलेटेड बातें लिखी हुई है बिल में तो मनी बिल नहीं होगा। तो इफ द बिल कंटेनिंग प्रोविजंस ओनली रिलेटेड टू व्हाट, तो पहला फीस और पेनल्टी, समझ गए, फीस और पेनल्टी। समझे। दूसरा, अगर टैक्स में कुछ बदलाव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है या नया टैक्स लाया जा रहा है, लेकिन लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे डीएमएस डीएम अपने जिले में किसी एक नए प्रकार का टैक्स लगा देते हैं, समझ रहे हो, तो उसके बारे में कोई बिल तो मनी बिल नहीं होगा। एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी पार्लियामेंट में जाकर के बोलता है कि हमारे सांसदीय क्षेत्र में हम डीएम से, मतलब हम ये आदेश चाहते हैं पार्लियामेंट से, हम सरकार से मंजूरी चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में डीएम के द्वारा एक कर टैक्स को लगा सकें किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, किसी पर्टिकुलर विषय पर, तो वो मनी बिल नहीं है। समझे। लोकल अथॉरिटी के द्वारा अगर टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन है, if the bill contains provision only relating to tax by any local authority, समझ गए। इस बात ध्यान रखना, टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए, स्टेट गवर्नमेंट लगाए, समझ में आता है, लोकल अथॉरिटी लगाए नहीं, ठीक। नोट करिए। तो वो था आर्टिकल 110 का क्लॉज 1, ये है क्लॉज 2, और अब देखिए क्लॉज 3। क्लॉज 1 क्या होता है कि कौन कौन सा बिल मनी बिल होगा। क्लॉज 2 बताता है कि कौन सी मनी बिल नहीं होगी, ठीक है। अगर डिसाइड होगा कि मनी बिल है कि नहीं है। अब इसके बाद कि अगर मान लो कोई बिल लोकसभा में मनी बिल का नाम लेकर के प्रेजेंट की गई है कि ये मनी बिल है, अगर मान लीजिए हम बताने जा रहे हैं आपको आर्टिकल 110 का क्लॉज 3, मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी बिल को मनी बिल कह करके लोकसभा में प्रेजेंट की, पेश की, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है, आपको पता है प्रेसिडेंट रिकमेंड कर ही देगा, है ना, एक जनरल से यही कहता है। और आपको ये भी पता है कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो इन
इन जनरल नहीं सब गलत बात नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो भी मेरा पार्लियामेंट होता है, हम ही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ओम बिरला सर, सुनो आर्टिकल 110 का क्लॉज ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी बिल को कोई एमपी लोकसभा में मनी बिल कह के प्रेजेंट करता है, समझ गए, लेकिन लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर बैठे हुए तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि नहीं सर ये बिल तो मनी बिल नहीं लग रहा आपको, इस बिल में इन चीजों के बारे में बहुत कम है, मतलब बहुत लाइट चीजें हैं, टेक्निकली वो इनके बारे में प्राइमरली है भी नहीं, वो किसी और चीज के बारे में है। जैसे अभी आपको एक बिल पढ़ाएंगे जो पास हो चुका है, उसको अमेंड भी कर दिया गया है, मतलब एक्ट बन चुका है, जो उस बिल का काम था वो काम हो चुका। तो क्वेश्चन अगर लोकसभा में उठता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? लोकसभा के स्पीकर का होगा, समझ गए? यही कहता है आर्टिकल 110 का क्लॉज कि क्या कह रहे हैं कि इफ क्वेश्चन arises that a bill is money bill or not, is money bill or not in Lok Sabha. ऑब्वियसली अगर लोकसभा में कोई बिल मनी बिल बोल के प्रेजेंट किया गया है, मतलब सॉरी, अगर कोई बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया जा रहा है और मनी बिल कहा जा रहा है उसको, तभी क्वेश्चन उठेगा। अगर एक ऑर्डिनरी सामान्य बिल बोल रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सामान्य बिल में दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा में भी जाएगा। अगर यहाँ पे लोग पास कर देते हैं और वो बिल ठीक नहीं है तो राज्यसभा रोक सकता है उस बिल को, ठीक। तो इफ क्वेश्चन अराइजेस that a bill is money bill or not in Lok Sabha, the final decision is taken, कौन लेगा? by the speaker। उम्र लिखते हैं पे स्पीकर ऑफ लोकसभा, समझ गए? ये है आर्टिकल 110 क्लॉज 3। मनी बिल के बारे में आर्टिकल खत्म, समझ गए? अब एक बात सुनो, लोकसभा के स्पीकर के डिसीजन की बात हुई यहां पर, तो हो सकता है कि लोकसभा में या राज्यसभा में कुछ लोग ऐसा लग जाए कि लोकसभा का स्पीकर जो डिसीजन दिया है उस बिल के बारे में, वो बोल दिया कि हाँ ये बिल मनी बिल। मान लो सरकार किसी बिल को मनी बिल बोल के पेश की पार्लियामेंट में और लोकसभा का स्पीकर भी सपोर्ट कर दिया कि हाँ हाँ मनी बिल है, चलो फट से पास कर निकालो इसको, राज्यसभा में भेजो, राज्यसभा भेजो, सब पास कर देंगे क्योंकि मनी बिल है। अब मान लीजिए कि लोकसभा के किसी मेंबर को ये बात खराब लगी, मतलब वो बिल गलत है ऐसा उसको लग रहा है और लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन भी गलत है, लोकसभा के मेंबर को ऐसा लगा, या फिर राज्यसभा के किसी मेंबर को ऐसा लगा कि लोकसभा का स्पीकर गलत डिसीजन दिया है, तो उस केस में वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके डिसीजन को, उस बिल के बारे में डिसीजन है, उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है किसी कोर्ट में। तो पहली बात तो यह है कि सीधे भाषा में नहीं कर सकता। तो अगर इंपॉर्टेंट मार्क करके यहां पर एक लाइन लिखा जाए कि ये डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हम इसका जुडिशियल रिव्यू लेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। तो दिस डिसीजन, हम सिर्फ दिस लिख रहे हैं, फाइनल डिसीजन की बात कर रहे हैं, दिस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन फॉर जुडिशियल रिव्यू। समझ गए? एक ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन रिसेंट में ऐसा देखा गया है कि कुछ बिल्स ऐसे हैं जो ऑपोजिशन को या फिर कोर्ट्स वगैरह को लगे कि वो मनी बिल है नहीं और लोकसभा का स्पीकर गलत जजमेंट दे दिया, लोकसभा का स्पीकर डिसीजन गलत दे दिया, ऐसा रिसेंट में लगा लो।
उसको चैलेंज भी किया गया, लेकिन अभी जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। तो इसी क्लॉज को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि लोकसभा के स्पीकर को अगर आप अल्टीमेट पावर दे देंगे कि लोकसभा का स्पीकर ही ये डिसाइड करे कि वो मनी बिल है कि नहीं, फिर तो संभावना इस बात की ज्यादा है कि लोकसभा का स्पीकर सरकार के पक्ष में डिसीजन दे दे, क्योंकि सरकार तो चाहती ही है कि हाँ उस बिल को मनी बिल कह दिया जाए ताकि फट से पास हो जाए। राज्यसभा का पूरा पावर ही खत्म हो जाता है मनी बिल के आगे। समझ रहे हो मेरा बात? तो इसलिए इस बात को चैलेंज किया गया। अब उनमें कौन से केस थे? तो सबसे पहला मैटर है आधार एक्ट 2018। बस सुन लो, आधार एक्ट 2018 जो है पहला मैटर नहीं है, फेमस मैटर है। तुम सुने होंगे 2018 में तुम पैदा हो गए थे, वही करो। 2018 में आधार कार्ड में बहुत सारा बायोमेट्रिक लिया गया और बहुत सारा केवाईसी कराया गया। 2018 कब की बात है? डीमोनेटाइजेशन की जस्ट पहले की बात है। 2018 कोरोना के जस्ट पहले की बात है 2018, ठीक है। 2018 में बहुत लार्ज स्केल पे लोगों का आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लिया गया, दिस ना फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लिया गया, डिटेल डबल वेरीफाई किया गया लोगों का, प्राइवेट इंफॉर्मेशंस ली गई। उस समय बहुत सारा कि आधार को पैन से लिंक करवाओ, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाओ। आधार कार्ड था पहले लोगों के पास, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा चेंज किया गया 2018। आधार कार्ड की डेटा को और ज्यादा, जो सेंसिटिव और प्राइवेट डेटा है लोगों के, उस डेटा को सरकार कलेक्ट कर रही थी 2018 में, और सरकार ऐसा कर पाए इसलिए सरकार ने बिल पास करना, क्योंकि सरकार लोगों का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रही थी आधार कार्ड के जरिए। अब सरकार को उसकी जो भी मोटिव रहा हो, ठीक है। आधार कार्ड के डेटा कलेक्शन का तुमको समझ में आ रहा है? इससे कोई लेना देना है? एकदम क्लियर है कि सर इससे क्या लेना देना है? आधार कार्ड में डेटा रहना एकदम अलग बात है, समझ रहे हो? ये तो ऐसी होगी एक डॉक्टर का मछली से क्या लेना देना है? एक डॉक्टर का डॉक्टराइन से लेना देना है, एक डॉक्टर का बेड से लेना देना है, मरीज से लेना देना है, स्ट्रेचर से लेना देना है, काटने छाटने वाले कैंची से लेना देना है, समझ रहे हो? बायोलॉजी, मेडिसिन, मेडिकल, अस्पताल से लेना देना है। डॉक्टर का मछली से क्या? जबरदस्ती लिंक कर दोगे सर मछली बीमार पड़ गई तो कुछ लोगों का यही मत था कि आधार कार्ड एक्ट को सरकार क्या की, मनी बिल बना के लोकसभा में पेश कर दिया। समझ गए? लोकसभा के स्पीकर बोले कि हाँ ये मनी बिल है। तुम्हारा मन में आ रहा होगा सर, मतलब कोई तो सेंस होना चाहिए मनी बिल का, तो सरकार बोली कि सेंस है। अब वो हम तुम्हारे पे छोड़ते हैं, क्योंकि हम तो बोल नहीं सकते सब कुछ, हम तुम्हारे पे छोड़ते हैं कि तुम सोचो कि सरकार कितना। सरकार बोली कि देखो ऐसा है, तुम लोग सुनो आजकल सोलर लगता है, सोलर पैनल, तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है। आपको पता है सिलेंडर पे आपको सब्सिडी मिलता था ना? अभी मिलता होगा नहीं पता, क्योंकि अभी थोड़ा दूर हूं उन चीजों से। सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता था जितना हमको याद है पहले, ठीक है, कुछ रुपए वापस आता था। सब्सिडी समझ रहे, सरकार कुछ रुपए वापस आते थे। आवास वगैरह लोगों को मिलता था गांव में, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो सरकार का ये लॉजिक था कि जो आधार कार्ड है वो लोगों को सब्सिडी ग्रांट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, अरे आप गैस ले आएंगे, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हाँ मतलब आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको आवास चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है सर, आप सब्सिडी दे रहे हैं तो भी क्या कर देना है? सब्सिडी पैसा है लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। अभी सरकार बोली तो मेरे को जो पैसा हम सब्सिडी देंगे वो किस फंड से जाएगा? तो एलोकेशन हो गया। ये गवर्नमेंट का लॉजिक है। अब बस इतना ही लॉजिक है गवर्नमेंट का, जितना आपसे बोले उतना ही सरकार बोलेगी, ठीक। अब समझो, कंसोलिडेट फंड का जब एलोकेशन होता है तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि इतना पैसा सब्सिडी के लिए, वो मंत्रालय कितना पैसा भेजेगा, मंत्रालय डिसाइड करेगा ना सब्सिडी देना नहीं देना। समझ रहे हो? कंसोलिडेट फंड जो होता है वो मंत्रालय का होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है? तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है या फिर तुमको सब्सिडी जो मिल रहा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है आवास पर?
और कोल एंड गैस मंत्रालय द्वारा मिल रहा है आपको। कंसोलिडेटेड फंड्स जो एलोकेशन और सैलरी होती है वो एक काफी बड़ा मैटर है। ये अगेन मेरा लॉजिक नहीं है, ये उन लोगों का लॉजिक है जो लोग इस बात को चैलेंज किए कि ये मनी बिल नहीं हो सकता। सरकार बोली कि थोड़ा सा रिलेशन तो है ही है कंसोलिडेटेड फंड से। लोग कहते हैं कि इसका ज्यादा रिलेशन है लोगों के डेटा से, आप लोगों का डेटा ले रहे हैं। दिस एक्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक डेटा, प्राइवेट डेटा। ठीक है, बैठो क्या आवास, आप कहां रहते हैं, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये इस पूरे से रिलेटेड ज्यादा है रेदर देन मनी बिल। लोग ये बोले सर ये तो सर काफी ज्यादा हैवी डेटा और इस पर तो राज्यसभा में भी वोटिंग होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों का प्राइवेट डेटा कलेक्ट करने वाले हैं। तो ये एक ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए, मनी बिल नहीं होना चाहिए। और करवा लीजिए राज्यसभा वोटिंग, क्या दिक्कत है? जब आपको लग रहा है कि इतनी चीजें करवा लीजिए, लेकिन सरकार नहीं, स्पीकर अलाउ कर दिए, बोले हां ठीक है मनी बिल है और पास हो गया। समझ गए मेरी बात को? हो सकता है कि तुमको 2-4% लगाओ कि सर थोड़ा सा तो लिंक है, मेरा मन नहीं लगा, मतलब मन नहीं मान कर रहा, लिंक कर रहा है गवर्नमेंट से। तो दूसरा एग्जांपल होता है 26। तुमको पता है पार्लियामेंट में बिल पास किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई गई। हां ठीक है, 30 और 38 कर दी गई। 37 जजेस, एक सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है इस समय सीजे? सूर्यकांत। ठीक। तो सूर्यकांत, तो वो जो इस समय जज है हजरत भारत है, ठीक है। तो इस समय तुमको पता है पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया कि जजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसको मनी बिल बता दिया गया। बोला गया कि हम जजेस की संख्या 34-38 करना चाहते हैं और ये एक मनी बिल है जो कि पास करी है। सोचो राहुल गांधी का चेहरा कैसा होगा, ठीक है? किस प्रकार से, कौन से पेड़ का दूध पी करके आए आप? बहुत सारा है, पॉलिटिक्स मत जाओ, बस तुम ये सोचो कि कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा कभी ऐसा किया जाएगा। तो उससे सवाल बनता है कि किस पेड़ का दूध पी करके आए आप? समझो, कौन से खिलौने से नशा कर लिया? ये तुमको मेरे स्टेटमेंट अजीब लग रहे हैं, पेड़ का दूध खिलौने से नशा, वैसे ही बिल भी अजीब है। तो ऑपोजिशन पार्टी बोली कैसे, हाउ मनी बिल? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी को तो ये पता ही था कि स्पीकर तो मान ही रहेंगे, क्योंकि स्पीकर को तो आप जान ही रहेंगे। आपने जान लिया स्पीकर को? नो, आप स्पीकर जानते हैं, स्पीकर बोल दी मनी बिल है। लोग पूछे कैसे, तो सरकार बोली देखिए अगर हम इसको एक ऑर्डिनरी बिल बना के भी पास करेंगे तो राज्यसभा में पास करना कोई दिक्कत नहीं है। तो भी अगर मान लीजिए लोग मान गए पार्लियामेंट में, कितने जज बढ़ेंगे? 4 बढ़ेंगे, 34 से 38, 4 बढ़ेंगे। अब 4 जज बढ़ेंगे तो उनका सैलरी कहां जाता है? उनके लिए जो घर अलॉट होगा उसका पैसा जाएगा, उनको सर्विसेज दी जाएंगी उसका पैसा जाएगा, उनके लिए सर्विस में जो लोग रखे जाएंगे उनका पैसा जाएगा, उनसे रिलेटेड जितना भी इमोल्यूमेंट है और फैसिलिटी है, सुविधाएं, वो सब पैसा कहां जाएगा? इसलिए जजेस की संख्या बढ़ानी। तो वैसे तो कोई भी चीज अगर सरकार करती है, ये हम नहीं बोले, तुम लोग बोल रहे हो, तो उसमें तो मतलब सही बात है पैसा खर्च होगा ही। और सरकार कभी भी पैसा पब्लिक, सरकार तो इतनी अच्छी है कि सरकार कभी पब्लिक फंड से पैसा देगी नहीं। पब्लिक फंड के जो पैसा है सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड। सरकार तुम्हारा पैसा खर्च करेगी? सरकार एक पैसा गलत खर्च करेगी क्या? सरकार कभी भी तुम्हारा पैसा गलत तरीके से खर्च करेगी? उसको गलत बना के खर्च करेगी सरकार, ये खर्च समझ रहे हो? तो था मनी बिल, हो गया पास। अब इसके बाद 2026 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ने के बाद लोगों का आंख खुला कि यार ये भी तो एक आर्टिकल है, इसीलिए पॉलिटिक्स पढ़ा जाता है। समझ रहे हो? नेता बनना है, पॉलिटिक्स नहीं बनना है। अगर पता होता लोगों को पैसा पहले इस क्लॉज 3 के बारे में, वही चैलेंज करती होते। वही तो सुप्रीम कोर्ट के चार नए जज बने ना, उन्हीं में चैलेंज कर दो, लिखिए आप ही जजमेंट देंगे कि आप लोगों का नियुक्ति गलत किया गया।
समझ रहे हो? तो ये जो है इसको 2026 में जब जजेस की संख्या बढ़ गई उसके बाद इसको चैलेंज कर दिया गया, 7 जजेस की बेंच है। इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। वो तो सूर्य भगवान जाने, यही लोग बोलेंगे, और लोग बोलेंगे सूर्य भगवान जाने, नमो नमो सूर्य भगवान, नहीं ओम सूर्याय नमः। नमो समझते हो? नमो मतलब क्या होता है? नरेंद्र मोदी। नमो खाली राग आप अलाप करेंगे, राहुल गांधी लोग राग बोल दे रहे हैं, कोई लोग इनके बात कर नरेंद्र मोदी को नमो बोल दे रहे हैं। समझ गए बात को? तो एक था आधार एक्ट जिसको मनी बना के, ये फेमस एक्ट है जिसको मनी बना के पास करा दिया गया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ा, इसको भी मनी बना के पास कर दिया गया।